हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बजर के ऊपर। और हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। और अब से पहले हमने जो परसों हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आपने देखा राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और एक क्विक रिवीजन हम इसकी कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 बात करता होता है सिंपली इक्वलिटी की कि सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, कानून के सामने सारे बराबर है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि सभी को बराबर रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो थोड़ा सा डिफरेंस किया जा सकता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। ये बात थी आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर मैंने आपको 5 बेस बताए थे और उन 5 बेसिस के आधार के ऊपर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 15। और आर्टिकल नंबर 16 जो है वो स्पेशली डील करता होता है हमारा जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके साथ मैंने आपको 7 बेसिस बताए थे कि 7 आधारों के ऊपर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 की मैंने बात की, वो आपकी छुआछूत के ऊपर रोक लगाता है, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल नंबर 18 जिसके अंदर हमने बात की थी उपाधियों का खात्मा करने की बात। इसके बाद आपका जो दूसरा मेन फंडामेंटल राइट है वो है दूसरा मेन फंडामेंटल राइट दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आर्टिकल रहेगा आपका, इसके अंदर आर्टिकल रहेंगे आपके 19 से लेकर 22 तक। फिर वही बात दोबारा आप गिन लीजिए, 19, 20, 21 और 22। इसके अंदर आपके 4 आर्टिकल्स रहते हैं, 3 नहीं है। 19 से लेकर 22 तक 4 आर्टिकल्स है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि राइट टू फ्रीडम के अंदर कितने आर्टिकल्स की बात की गई है। तो आपने बड़ा होशियारी से जवाब देना है। 19, 20, 21 और 22 यानी कि 4 आर्टिकल्स की इसके अंदर बात की गई है। और आज हम देखेंगे 19 के अंदर क्या है, 20 के अंदर क्या है, 21 के अंदर क्या है और 22 के अंदर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 और 19 जो एक है वो हमारे लिए स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। और स्पेशली 6 स्वतंत्रताएं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी रहेगी आपके लिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए स्पीच क्या होती है सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, स्पीच जो दे रहा हूँ, अपना भाषण जो दे रहा हूँ, ये स्पीच है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है इसके ऊपर बड़ा विवाद रहता है। अभी अभी जैसे कि पद्मावत मूवी आपको पता है रिलीज हुई थी, वो सारा एक्सप्रेशन की गेम थी, वो सारी की सारी। कि उसके अंदर क्या था कि सिर्फ स्पीच का मतलब भाषण होता है, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी वे हो सकता है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को जो है प्रस्तुत करते हो। वो कोई इशारा हो सकता है, गाकर किया जा सकता है, नाच कर किया जा सकता है, या कोई सिंबल आप दिखा के अपना जो है कुछ अपना विचार पेश कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। आप कोई पिक्चर दिखाकर अपना कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो वो दे सकते हो, ये होता है एक्सप्रेशन। स्पीच सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी पहली फ्रीडम होती है आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर। दूसरी जो आपकी फ्रीडम रहेगी वो रहेगी कि आप असेंबल हो सकते हो, आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या होगा, असेंबल विदाउट आर्म्स। यानी कि आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर एक बात और होती है, कई बार आपने ये देखा होगा, कई जो सिख संगतें होती है वो इकट्ठी हो जाती है, उनके पास एक कुछ कृपान नुमा, कुछ तलवार नुमा, कुछ हथियार टाइप होता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर वो इस बात का उल्लंघन करते हैं विदाउट आर्म्स वालों का, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सिखों को ये छूट है कि वो कृपान रख सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक धर्म का हिस्सा है, इसलिए उनके लिए छूट है। तो ये आपने याद रखना है, आप असेंबल हो सकते हो, बिल्कुल इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन इसके अंदर शर्त ये लगाई गई है विदाउट आर्म्स, यानी कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए।
तीसरी जो आपकी मेन स्वतंत्रता रहेगी वो रहेगी आपको यूनियन बनाने की एंड एसोसिएशन। ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, यूनियन और एसोसिएशन, इनकी बनाने की आपको स्वतंत्रता रहती है आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर। और आप चाहे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, चाहे जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लीजिए, आपको किसी भी आर्टिकल के अंदर ये नहीं मिलेगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। और मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी नहीं हुई है। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट नहीं मिला हुआ कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण अगर हम कर सकते हैं, तो हमें किस आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनती हैं। तो उसका आधार रहता है आर्टिकल नंबर 19(1) की हमारी ये 3 नंबर की स्वतंत्रता। और वो स्वतंत्रता कौन सी है, वो फ्रीडम कौन सी है कि हम यूनियन बना सकते हैं और एसोसिएशन बना सकते हैं। इसी को आधार बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर के अंदर कि जो राजनीतिक पार्टियां हमारी जो बनती है उसका आधार कौन सा आर्टिकल है। तो उसका आधार भी बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसका जवाब दीजिए कि आर्टिकल नंबर 19 और 19 के अंदर जो आपका सब क्लोज रहता है 19(1) का जो 3 नंबर की स्वतंत्रता है वो यूनियन और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ये आपका 3 नंबर का आर्टिकल तीसरी स्वतंत्रता रहेगी। और जो चौथी आपकी स्वतंत्रता है वो है कि आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, आप इंडिया में कहीं भी घूम फिर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में कहीं आ जा सकते हो, इतना आपने याद रखना है। पांचवी जो आपकी स्वतंत्रता रहती है कि आप कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर सेटल हो सकते हो, रह सकते हो, यानी कि उसका अपना रेजिडेंस बना सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था तब एक बात ये लिखी जाती थी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, अब तो ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा बोल सकते हो पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं भी घूमने फिरने की भी आजादी है और आपको सेटल होने की भी आजादी है। और जो छठी और जो लास्ट आपकी स्वतंत्रता आपको मिलती है वो मिलती है आपको कि आप कोई भी अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी आप अपना व्यापार कर सकते हो, यानी कि आपको व्यापार करने की और काम करने की आजादी मिलती है। कोई आपके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता। आप मेरे से ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि इस तरह का जो ये आर्टिकल है, इस तरह की स्वतंत्रता जो है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की जरूरत क्या पड़ गई हमें। यस दोस्तों, जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप पुराने भारत की जब आप बात करते हो तो वहां हमारा जो भारत है जातियों में बंटा हुआ था, उसमें 4 वर्ण बने हुए थे और कोई भी बंदा अपनी जाति से बाहर जाकर अपना जो ऑक्यूपेशन है, अपना जो काम है वो नहीं कर पाता था, और अगर करता था तो उसको समाज का जो है वो विरोध का सामना करना पड़ता था। ये बात हमारे संविधान निर्माता जो थे उनके मन में थी, उनके विचार में थी, और इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय समाज की एक बुराई थी वो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने आर्टिकल नंबर 19(1) की छठी स्वतंत्रता के अंदर हर एक आदमी को ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से किसी कोई भी जो काम है वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते, यानी कि आप ड्रग नहीं बेच सकते, आप कोई नशीली जो दवाइयां है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि जो आरटीआई यानी कि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, जो 2005 में कानून बना था आरटीआई, तो उसका भी आपने याद रखना है। ये इसी स्वतंत्रता के अंदर आता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली स्वतंत्रता के अंदर। आप मेरे से पूछोगे कि इसका लिंक क्या बना जी, लिंक इसका ये बना, देखिए आप बोलोगे कब, बोलोगे आप तब ना जब आपके पास कोई सूचना होगी, कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सरकार से उसके बाद आप अपना बोल सकते हो। स्वतंत्रता ये थी, इसी के अंदर आरटीआई को डाला गया। तो सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत आता है आपने याद रखना है, 19 के अंदर ही आता है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 19। इसके बाद 6 स्वतंत्रता रिपीट कर देता हूँ। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली विदाउट आर्म्स है, इसी तरह से आपने याद रखना है। यूनियन एंड एसोसिएशन बनाने की आपको स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीली मूवमेंट करने की, सेटल होने की और व्यापार करने की। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर देना है, ताकि नेक्स्ट जब भी हम अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो प्रॉपर मिलता रहे। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 20।
आर्टिकल नंबर 20 हुई है। 3 बातें लिखी हुई है और 3 बातें कौन सी है ये आपने याद रखनी है। इसमें सबसे पहली बात, एक बात तो ये कि जो आर्टिकल नंबर 20 है स्पेशली क्रिमिनल्स के लिए होता है, जो लोग अपराधी होती हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा होता है उनके लिए ये आर्टिकल है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है। और उसके अंदर और 3 बातें कौन सी याद रखनी है कि किसी बंदे को उसी समय, जिस समय उसने कोई अपराध किया था उस समय के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। क्या मतलब बनता है इस बात का, इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से हम समझते हैं कि एक बार समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि 2005 के अंदर बाल विवाह को जो है अपराध घोषित किया गया था सरकार के द्वारा, एक बार समझने के लिए। और किसी पेरेंट्स ने ना 2004 के अंदर अपनी बेटी का या बेटे का जो है छोटी उम्र में शादी उसने कर दी, ठीक है। और उसके बाद 2006 में किसी बंदे ने इसकी शिकायत कर दी कि इस मतलब रामलाल बंदे ने जो है, ये कोई भी नाम हो सकता है, कि इसने 2004 में अपने जो बच्चों की शादी है वो छोटी उम्र में की थी। तो इस आधार पर उस रामलाल को किसी प्रकार की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि जिस टाइम पर उसने अपने बच्चों की शादी की थी तब तक ये कानून बना ही नहीं था बाल विवाह का, या जो चाइल्ड मैरिज की कोई बात की ही नहीं गई थी हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि उसी समय जो सजा का प्रावधान था उसी के अकॉर्डिंग उस बंदे को सजा दी जाएगी, अदरवाइज उसको सजा जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये इसमें पहली बात लिखी हुई है। और दूसरी बात जो इसके अंदर ये लिखी हुई है कि किसी भी बंदे को एक अपराध के लिए 2 बार जो है उसको सजा नहीं दी जा सकती। यस दोस्तों, 2 सजाएं जो है वो नहीं दी जा सकती। 2 सजाएं किस प्रकार से होती है मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा सकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग उदाहरण है वो, आपको नाम याद रहना चाहिए राजीव गांधी का। राजीव गांधी की हत्या होती है 1992 में, ठीक है, हत्या हो गई। ब्रिटेन के कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी चुनाव प्रचार के दौरान। उसके बाद क्या होता है 1994 में उनको ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा दे दी जाती है 2 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, सजा मिल गई उनको। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने 1998 में उनकी सुनवाई होती है और वहां मद्रास हाई कोर्ट जो है वो उनके सजा को बरकरार रखती है। उसके बाद क्या होता है 2004 में राष्ट्रपति के सामने वो उपस्थित होती है या अपनी दया याचिका लगाती है, और राष्ट्रपति ने जो है हाँ या ना नहीं बोला। ना तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सजा को माफ करते हैं, और ना उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सजा को बरकरार रखते हैं। हुआ क्या, 7 साल के बाद यानी कि 2011 में राष्ट्रपति ने यह कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अभी एक अपराध के लिए 2 सजा हुई कि नहीं हुई, क्योंकि 1994 में उनको सजा मिल चुकी थी। यहाँ पर उनको अगर डेथ वारंट दे दिया जाता, फांसी उनको लग जाती तो ये एक सजा मानी जाती। लेकिन 1994 से लेकर 2011 तक तकरीबन 14-15 साल का जो वक्त हो जाता है वो उनका लगा, यानी कि 14-15 साल तो उन्होंने जेल काटी। उसके बाद में ये उनकी एक सजा कंप्लीट हो गई और दूसरी सजा अब इनको फांसी दी जा रही है, ये उनकी दूसरी सजा हुई। तो अपराध उन्होंने एक किया, सजा उनको 2 मिल रही है। इस तरह से ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको एक अपराध के लिए 2 सजा जो है वो नहीं मिल सकती, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोषियों की जो है वो फांसी की सजा को रोक दिया और उनके ऊपर रोक आज तक लगी हुई है। और जो तीसरी बात इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गवाही के लिए उसको मजबूर जो है वो नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि उसको बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, ये काम कर सकते हैं, उसका सिग्नेचर ले सकते हैं या फिर उसका थंब इम्प्रेशन जो है वो ले सकते हैं कार्यवाही करने के लिए, जो भी चीजें जरूरी होती है। लेकिन उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। ये 3 बातें आपने आर्टिकल नंबर 20 के लिए याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 21 जो कि सीधे सीधे डील करता है आपका राइट टू लाइफ के साथ, जीवन जीने के का अधिकार। इसके साथ आप एक वर्ड और जोड़ दीजिए, विद डिग्निटी। जीवन तो जीना ही है लेकिन
सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार जो है वो आपको मिलना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। और विद डिग्निटी का मतलब क्या है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला हुआ था मेनका गांधी, या मामला याद रख सकते हो, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार 1978 में। इसमें क्या हुआ था कि अपना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये बात कही थी कि सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना ही नहीं होता, सम्मान के साथ जीना होता है। और उसने बड़ी सारी बातें इसके अंदर ऐड की थी कि आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, हवा का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का आपको अधिकार मिलता है, इवन के आराम के अधिकार की बात की थी, नींद के अधिकार तक की इसके अंदर बात की गई है। तो ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, लेकिन विद डिग्निटी और बढ़िया स्वच्छ जीवन जीने के अधिकार की हमारी बात करता होता है ये आर्टिकल नंबर 21। 21A जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा थोड़ा पाला पड़ता है एजुकेशन के साथ, और एजुकेशन के लिए ये एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि आर्टिकल नंबर 21A बात करता होता है RTE की, राइट टू एजुकेशन की। और इसके लिए आपको अमेंडमेंट नंबर याद रखनी है 86, ईयर आपने याद रखना है 2002। देखिए RTE जो कानून है राइट टू एजुकेशन बनकर तैयार हो गया था 2002 के अंदर, लेकिन जो लागू होता है वो होता है 1 अप्रैल 2010 में। तो 86 अमेंडमेंट हुई थी, 2002 में ये अमेंडमेंट कंप्लीट हो गई थी, कानून बन गया था। लेकिन इनेक्टमेंट यानी कि जो लागू होता है उसकी डेट आपने याद रखनी है 1 अप्रैल 2010। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ये इनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया, उनका एक मौलिक अधिकार बना दिया गया कि उनको फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। ये था आपका आर्टिकल नंबर 21A। और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। आर्टिकल नंबर जो 22 है वो भी डील करता है आरोपियों के लिए, या मैं यूं कहूं कि अपराधियों के लिए। और इसके अंदर भी आपने कुछ बातों का जो ध्यान रखना है। इसमें जो आरोपी होता है उसको अपना गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस आरोपी का, या जिसको गिरफ्तार करता है, जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ये उसका फंडामेंटल राइट बनता होता है। और दूसरी जो बात इसके अंदर ये लिखी हुई है कि वो किसी भी वकील से सहायता ले सकता है। अगर वो इतना गरीब है कि अपना वकील खुद का नहीं कर सकता तो सरकार उसको वकील करके देगी, ये उसका फंडामेंटल राइट बनता होता है। और जो तीसरी बात इसके अंदर ये लिखी हुई है कि किसी भी बंदे को 24 आवर 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। कस्टडी में अगर उसको 24 आवर से ज्यादा रखना है तो उसके लिए उससे पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 22 के अंदर। हाँ, यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी बंदे का कुछ टेररिस्ट में हाथ है, कुछ टेररिज्म टाइप का उसके अंदर कुछ मुकदमा चला हुआ है, उसके लिए ये जो समय सीमा है वो 24 घंटे की नहीं है, उसके लिए समय सीमा है 3 मंथ की। 3 महीने तक उसको बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए भी उसको जो डिटेन किया जा सकता है, उसको गिरफ्तारी में, उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। लेकिन जो सामान्य तरह के जो मामले होते हैं उसके अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को 1 दिन से ज्यादा यानी कि 24 आवर से ज्यादा उसको गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट बनता है। और अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो 3 महीने के बाद भी अगर जरूरत पड़ती है उसको आगे कस्टडी में रखने की, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक कमेटी बनानी होगी। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, यानी कि उसका कोई जज होगा। और अगर वो कमेटी ये कह देती है कि इसको 3 महीने से ज्यादा आप कस्टडी में रख सकते हो, तो ही उसको 3 महीने से ज्यादा रखा जा सकता है, अदरवाइज उसको जो है वो रिहा करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका यहाँ पर राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल सभी जो राइट है वो खत्म होता है इसी के साथ। 19, 20, 21 और 22 की हमने इसके अंदर बात की। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट बनता है 3 नंबर का, वो रहेगा राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल नंबर इसके अंदर आपने याद रखने 23 और 24, दो इसके अंदर आर्टिकल है, बेहद आसान है और लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन इसके अंदर बार बार पूछा जाता है। सिंपल है, बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी। और दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है कि ये देह व्यापार के ऊपर रोक लगाता है। दो बातें, बंधुआ मजदूरी यानी कि बिना पैसे दिए, इसको आप डायरेक्ट में बेगार लिख सकते हो, बेगार। बिना पैसे दिए आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। और दूसरी बात, देह व्यापार यानी कि किसी को खरीदा नहीं जा सकता, किसी को बेचा नहीं जा सकता। और ये बात जो इसलिए लिखी गई क्योंकि गुलाम प्रथा के ऊपर उन्होंने रोक लगानी थी हमारे संविधान निर्माताओं ने। तो ये थी आर्टिकल नंबर 23 की बात। इसके बाद आर्टिकल नंबर 23 के अंदर ठीक है, आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इसमें एक प्रोविजन और है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। और वो ये है कि सरकार को अगर कभी जरूरत पड़ती है आपकी, अगर देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो सरकार आह्वान कर सकती है भारतीय नागरिकों को कि वो आए और देश की सेवा करें। इसके लिए वो विदाउट पेमेंट भी आपको ये काम करने के लिए कह सकती है। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसके बाद जो आपका रहेगा आर्टिकल नंबर 24, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल टिक कर लो क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। और ये संबंधित है आपका चाइल्ड लेबर से, चाइल्ड लेबर से। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक कामों में नहीं लगवाया जा सकता। ये बात इसमें लिखी हुई है। खतरनाक काम उसमें मेंशन किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ऐसे कल कारखाने या जो माइनिंग होती है यानी कि जो कोयले की खदानें वगैरह होती है उन कामों में, बीड़ी जो बनाने के उद्योग होती है वहां पर उनको जो है वो नहीं लगवाया जा सकता। ये था आपका आर्टिकल नंबर 24। और इसके बाद आपका जो मेन फंडामेंटल राइट 4th रहेगा, ये 3 नंबर का आर्टिकल था आपका। और जो चौथा 3 नंबर का राइट, और जो चौथा आपका राइट बनता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपके आर्टिकल्स आपको याद रखनी है 25 से लेकर 28 तक। और वही बात 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल आपके बनेंगे। देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और उसका प्रचार करने का अधिकार है और उसके हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। 3 बातें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? कि आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो और उसके हिसाब से आचरण आप कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर जो 26 है वो ये कहता है कि आप धार्मिक संस्था बना सकते हो, धार्मिक संस्था। और जो दूसरी बात इसके अंदर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि उस धार्मिक संस्था को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, कि वो किसी भी प्रकार की चल और अचल जो संपत्ति है वो अर्जित कर सकती है, ले सकती है, बेच सकती है, खरीद सकती है। ये सारा कुछ जो है इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आपको पता है कि हमारा भारत देश है वो एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री के अंदर इस तरह के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो शामिल करना एक जायज बात है। इसके बाद जो आपका आर्टिकल नंबर 27 है वो ये बात करता है कि सरकार आपसे किसी प्रकार का धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं ले सकती। धर्म के नाम पर टैक्स लेने की मनाही है सरकार के द्वारा। और ये बात क्यों लिखी गई है? क्योंकि सरकार कई बार क्या करती है, किसी एक धर्म का पक्षपात करके नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाकर उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो संपत्ति जो यूज कर सकती है। तो स्पष्ट तौर पर आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ है कि नागरिकों के ऊपर धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जो आर्टिकल नंबर
28 है इस धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर, ये लास्ट रहेगा आपका, वो रहेगा कि धार्मिक शिक्षा की मनाही। कहां पर? स्कूलों में और कॉलेजों में। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो जो आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, उनके अंदर जो है धार्मिक शिक्षा देने की मनाही की गई है। और इसको आप थोड़ा सा दो तरह से आपको समझना होगा कि जो फुली गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती है हमारी, फुली गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सरकार के द्वारा ही चलती है, सरकार के पैसे से चलती है और सरकार ही उनको चलाती है, वहां तो कंप्लीटली उनको मना किया गया है, ठीक है। लेकिन जो कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि धर्म पर आधारित होती है, जिस तरह से आप मदरसों को कह सकती हो, या फिर अगर किसी और धर्म ने भी अपनी इस तरह की संस्था कायम की है और उसको चलाने का जो काम है वो सरकार करती है। थोड़ा इसको ध्यान से समझना बात को, कि उसका आधार उस संस्था का धर्म है, ठीक है, लेकिन चला उसको सरकार रही है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहां पर पॉसिबल है धार्मिक शिक्षा। आर्टिकल में 28 के अंदर एक तीसरी बात जो लिखी हुई है कि कुछ संस्थाएं इस तरह की होती है जो कि होती प्राइवेट है, लेकिन वो सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती है वहां पर जो धार्मिक शिक्षा देने का तो अधिकार होता है उनको, लेकिन जो विद्यार्थी होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का जो फैसला होता है वो स्टूडेंट्स ने या स्टूडेंट्स के जो माता पिता होती है उनको खुद को लेना होता है। अगर वो चाहते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, कर सकते हैं, और अगर उस धार्मिक शिक्षा के अंदर वो भाग नहीं लेना चाहते तो वो नहीं भी ले सकते, वो मना भी कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 28, और इसी के साथ जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक वो कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो हमने आज बात की, क्विक हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। हमने आज सबसे पहले बात की थी राइट टू फ्रीडम की, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आपका रहता है। एंड नेक्स्ट हमने बात की थी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर हमने बात की कि चाइल्ड लेबर की मनाही की गई है, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, व्यापार के ऊपर रोक लगाई गई है, और वो था आपका 23 और 24। और लास्ट में हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि 25 से लेकर 28 तक आपका रहता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। हम आपके साथ परसों जो है दोबारा रूबरू होऊंगा मैं आपके साथ, जिसके अंदर आपका जो नेक्स्ट अधिकार रहता है माइनॉरिटी का, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंदर हम 5 तरह की जो रिट्स होती है उसको बड़े बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे कि 5 तरह की हमें कौन कौन सी रिट मिली हुई है। और अगर आपको लगता है कि हमारा आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको जानकारी से आपको भरपूर लगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट जो वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।